हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको कई बार हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोल देते हैं। तो पहले इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले इस वर्ड के बारे में आपने सुना हुआ है। तो क्लास 10th में आपने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? अगर अपने पास कोई एसिड है और एक बेस है, अगर उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। करेक्ट। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन जो होती है उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उस दौरान हीट रिलीज होती है, और जितनी हीट रिलीज होगी उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है इतना? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी, उससे कुछ एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी। उसी हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है उसमें है ना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का लेना देना है, मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का रोल रहता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। तो अभी तक हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं किया है। मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, उसको अपन करेंगे जब रिडॉक्स चैप्टर करने जाएंगे। उससे पहले हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर अपन को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है फिर भी हम इसको समझ सकते हैं। बड़ा आसान सी चीज है ये। तो वो जो डेफिनेशन है उसमें मैं इक्विवेलेंट का यूज करूंगा, लेकिन बिना इक्विवेलेंट के आपको इस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। और बिना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हम इसको समझ सकते हैं। कैसे? तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसमें इक्विवेलेंट का रोल है तो उस डेफिनेशन को लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं आपको दूसरी डेफिनेशन भी बता दूंगा। बिना इक्विवेलेंट के भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे? तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इट इज हीट release or evolved when 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मैं इसी वर्ड के बारे में बात कर रहा था कि इसके बारे में अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन टेंशन मत लो, इसके बारे में हम बाद में जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड रिएक्ट कंप्लीटली with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये डेफिनेशन अभी के लिए आप नहीं समझ पाओगे, मुझे समझाना रहेगा तो मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो आपको ये पता है कि यार कोई भी जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जैसे HCl है और NaOH है, अगर कोई भी एसिड और बेस लोगे उनके बीच में जब रिएक्शन होते हैं तो आपको पता है एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। वाटर बनता है, यस। कभी भी एसिड बेस की रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा, वाटर। सही है क्या? तो इसकी टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन है, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहूंगा। ये पहली डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। अब अपन दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं जो अपने ज्यादा काम की है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द हीट इवॉल्व या रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ, मोल तो आपने पढ़ा है ना, 1 मोल एसिड बेस नहीं, 1 मोल 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ water H2O is formed from acid and base reaction। जब 1 मोल एसिड और बेस बनता है, सॉरी क्या बोल गया मैं, 1 मोल जब वाटर फॉर्म होता है एसिड और बेस की रिएक्शन से, उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक और चीज को समझते हैं, एक और चीज है अभी, एक और डेफिनेशन इसकी। अब देखो, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, ये सबसे कॉमन रिएक्शन इसलिए मैंने इसको लिखा है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है कैसे होती है? तो HCl होता है वो टूटता है H+ और Cl- में। NaOH है वो टूटता है Na+ और OH- में। कोई भी एसिड
होता है, आपने पढ़ा होगा, कोई भी एसिड होता है H प्लस देता है और कोई भी बेस होता है वो OH माइनस आयन देता है, करेक्ट। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जनरली इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है H2O और Na प्लस और Cl ऐसे ही पानी में पड़े रहते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। तो जो मेन रिएक्शन होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, H प्लस और OH माइनस आयन। तो इसको यहां लिखता हूं, H प्लस और OH माइनस आयन की रिएक्शन होती है और क्या बनता है अपना एक H2O। क्लियर है। अब एक मोल H2O बनाना, तो एक मोल H2O बनाने के लिए आपको एक मोल किसके लगेंगे, H प्लस के, एक मोल किसके लगेंगे, OH माइनस के। तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसकी टर्म्स में अब मैं डिफाइन करता हूं, तो क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं, यहां दिख रहा है क्या आपको, यस, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यार इट इज हीट evolved when 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH minus ion react with each other in न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस की रिएक्शन। जब एसिड बेस की रिएक्शन होगी उसमें H प्लस और OH माइनस आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, और कितने H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट करने चाहिए, 1 मोल। जब 1 मोल रिएक्ट करेंगे उस टाइम पे जो हीट निकलेगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लो, कोई भी, हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस आयन देगा, हर एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या आयन देगा, OH माइनस आयन। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो उससे हमें पता है एनर्जी निकलेगी, है ना। तो अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे उससे जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है डेल्टा H, होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब दिख रहा है, उसको छोटा कर देते हैं, अभी दिखेगा, यस। तो एक इक्विवेलेंट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 13.7 किलो कैलोरी। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे जूल में तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.134 जूल, और इसको कई बार हम लिख देते हैं 1 कैलोरी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.2 जूल। और इसी वजह से डेल्टा H को अपन क्या लिख सकते हैं, 13.7 की जगह हम इसको -57.123, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, तो 57.1 भी मिलेगा आपको, 57.2 भी मिलेगा, 57.3 भी मिलेगा। तो जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हो। मैं 57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट लिखता हूं। क्लियर है। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होगी, इतनी हीट निकलेगी एक इक्विवेलेंट से। कितने इक्विवेलेंट से, एक इक्विवेलेंट से। क्लियर है। एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, हमें मिलेगी 13.7 किलो कैलोरी। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा भाई HCl है, NaOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी 13.7 किलो कैलोरी एक इक्विवेलेंट के लिए। क्लियर है। किसी ने बोला H2SO4 और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, बोला इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी, इससे कितनी हीट निकलेगी, तो आपको बोला है -13.7 ही किलो कैलोरी। कितने के लिए, एक इक्विवेलेंट के लिए, एक मोल के लिए नहीं, एक इक्विवेलेंट के लिए। एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मान लो एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग ना हो, कोई भी चीज एक स्ट्रॉन्ग ना हो, कोई भी चीज वीक हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COH है, CH3COH प्लस NaOH। तो इस वाली रिएक्शन में अगर एक भी एसिड और बेस में से कोई भी अगर वीक है तो जो एनर्जी निकलती है वो 13.7 से कम रहती है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेस देन होगी -13.7 किलो कैलोरी से, इससे कम होगी।
अगर एक इक्विवेलेंट लोगे इनका तो वो 13.7 से कम आएगी। क्यों आएगी कम, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार क्या होता है, जैसे HCl है, HCl है ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या है कि वो कंप्लीटली टूटेंगे, तो ये HCl कंप्लीटली टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। मतलब अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिए HCl के, तो 10 के 10 टूट जाएंगे और 10 H प्लस मिलेंगे और 10 Cl माइनस। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं CH3COH की, CH3COH वीक एसिड है, तो वीक एसिड की खास बात क्या है, इनको वीक क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, पूरे नहीं टूटते हैं, आधे ही टूटते हैं। आधे टूटने का मतलब क्या कि ये टूटेगा, ये तो पूरा टूट रहा है, तो आधे टूटने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिए इसके, तो 10 मॉलिक्यूल में से 10 के 10 नहीं टूटेंगे, कुछ 2 टूटेंगे, 3 टूट सकते हैं, लेकिन 10 के 10 नहीं टूटेंगे। अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल हमने इसके लिए, तो 10 में से 2 टूट गए, तो 2 CH3 माइनस 2 H प्लस आयन। ठीक है, और यहां पे कितने बचेंगे आपके पास, यहां पे बचेंगे 8 मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर मान लो इनके बीच में अब CH3COH टूटा, H प्लस बना, अब ये H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, वहां से हीट निकलेगी और उस हीट को ये यूज कर लेगा इन 8 मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। तो निकलेगी इतनी एनर्जी, लेकिन उसको वो यूज करेगा, तो जो एग्जैक्ट जो आपके सामने जो हीट निकल के आएगी वो कम आएगी, क्योंकि वो अपने अंदर ही उसको यूज कर लेगा अपने खुद को तोड़ने के लिए। तो वीक एसिड या वीक बेस रहेगा तो आपकी एनर्जी 13.7 नहीं रहेगी, उससे कम आएगी। क्लियर है। तो एक चीज को यहां पे लिखेंगे, फॉर वीक एसिड और वीक बेस, चाहे दोनों वीक एसिड रहे चाहे दोनों वीक बेस रहे, कोई एक वीक एसिड रहे या एक वीक बेस रहेगा, तो जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन का रहेगा वो लेस देन रहेगा, किससे लेस देन रहेगा, -13.7 किलो कैलोरी से, उससे कम हीट निकल के आएगी पर इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट के लिए इससे कम। और ये अपन को मैग्नीट्यूड लेना है, 13.7 से कम हीट निकलेगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर, पक्का, बस इतना सा है। अब इसका रीजन भी लिख देते हैं। रीजन इसका क्या है, रीजन बिकॉज हीट evolved is used in dissociation of weak acid और वीक बेस। उनको तोड़ने में, जो वीक वाले होते हैं वो पूरे टूटते नहीं, तो उनको तोड़ने में यूज होने लगती है वो एनर्जी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में इस आपस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हुई, तो यहां से हीट निकली 10 जूल। अब अंदर तो यूज क्या ही करेगा, पहले ही टूट चुका है। लेकिन अगर एक भी वीक एसिड रहा, मान लो स्ट्रॉन्ग बेस रहा, तो 10 जूल ये निकालने की कोशिश करा, लेकिन 10 जूल वापस उसके कुछ एनर्जी अंदर चले जाएगी, कुछ कोई बाहर निकाल पाएगा, 8 जूल ही निकाल पाया। क्यों, क्योंकि वो अंदर कहां चलेगी, अपने आप को तोड़ने के लिए। क्लियर है इतना। ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चनों की मदद से। तो अगला एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस इज मैक्सिमम। बोल रहा है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो किस वाले केस में ज्यादा हीट निकले, किस में ज्यादा मैक्सिमम है। तो बोथ द एसिड एंड बेस आर वीक, वीक होगा तो 13.7 से कम निकलेगी। तो सबसे ज्यादा किस में निकलेगी, जब दोनों चीज क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग, बोथ द एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर हो गया ये, बोथ द एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग। आगे देखना चाहो तो क्या बोल रहे हैं, एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड बेस इज वीक, नहीं, इसमें तो कम ही निकलेगी। कोई भी चीज एक वीक रहेगी तो हीट कम निकलेगी 13.7 किलो कैलोरी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये बोल रहा है कि H प्लस प्लस OH माइनस आयन H2O, इससे हीट कितनी निकल रही है, 13.7 किलो कैलोरी। तो ये हीट को लिखा गया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस 13.7 मतलब हीट रिलीज हो रही है। अगर हम डेल्टा H की टर्म्स में बात करते तो हम लिखते -13.7 अगर डेल्टा H लिखना होता, लेकिन हम डेल्टा H नहीं लिख रहे हैं, हम बस हीट को दिखा रहे हैं यहाँ पे। देन हीट ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। अगर वो बोला कि अगर 1 मोल H2SO4 है उससे कितनी हीट रिलीज होगी, तो देखो 1 मोल H2SO4 है, तो आपको ये पता है एक H2SO4 से 2 H प्लस आयन निकलेंगे, हाँ या ना। तो कितने H प्लस आयन निकल के आएंगे, 2 मोल H प्लस आयन, है ना। एक
एक H2SO4 से 2 H प्लस आयन निकलेंगे। तो अगर 1 मोल H2SO4 है तो H प्लस कितने मोल मिले मुझे? 2 मोल। अब सामने देखना, 1 मोल H प्लस जब रिएक्ट करता है तो कितना मोल वाटर बनता है? 1 मोल। और कितनी हीट निकलती है? 13.7। अब देखो 2 मोल अगर H प्लस होंगे, 2 मोल डबल होंगे तो हीट भी कितनी निकलेगी? डबल। तो डबल कितनी? डबल बताइए जल्दी से, डबल कितनी? 27.4। करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया ये, इतनी हीट यहाँ पे रिलीज होगी। हीट रिलीज हो रही है इसलिए माइनस साइन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जिन बच्चों को स्टोइकियोमेट्री नहीं आती है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसानी से समझा पाऊं आपको। तो देखो क्या बोल रहा है, अपने पास H2SO4 है और H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ, सॉरी KOH के साथ, QH के साथ, QH के साथ। और हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक तो मिलेगा H2, पहले उसी को लिखते हैं, और क्या मिलेगा? हमें मिलेगा K2SO4। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें 2H2, ये डबल होगा है ना, और यहाँ पे 2। क्लियर है? ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस। अब सामने देखना, H प्लस H2SO4 की कितने मोल हैं? 2 मोल। ठीक है, तो 2 मोल H2SO4 है तो H प्लस आयन कितने मिलेंगे हमें? H प्लस आयन मिलेंगे 4 मोल। सही है क्या? 1 मोल H2SO4 से कितने H प्लस आयन मिलते हैं? 2। तो 2 मोल से कितने मिलेंगे? 4 मोल। तो OH माइनस आयन कितने हैं? और OH माइनस आयन KOH, एक KOH एक OH माइनस आयन देता है। 2 मोल कितने देंगे? 2 मोल ही। अब रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन किसके बीच में होगी? H प्लस और OH माइनस के बीच में। H2O होगा और यहां से जो हीट निकलते हैं वो कितनी निकलते हैं? 13.7 किलो कैलोरी। दिख रहा है? अभी दिखेगा। यस। तो अगर 1 मोल H प्लस आयन है तो 1 मोल OH के साथ रिएक्ट करेगा और कितनी हीट निकलेगी? 13.7 किलो कैलोरी। अब OH के कितने मोल हैं? 2 मोल। और इसके कितने मोल हैं? 4 मोल। अब इसके 2 मोल है, इसके 4 मोल है, तो हमें ये पता है 1 मोल से रिएक्ट करेगा। 2 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे? 2 मोल से। और पानी कितना बनने वाला है? ये कितने भी रहने दो, ये खत्म हो जाएगा पहले। तो पानी कितने मोल बनेगा अपना? 2 मोल। और 1 मोल जब पानी बनता है तो इतनी हीट रिलीज होती है। 2 मोल पानी से कितनी हीट रिलीज होगी? तो वही डबल कर दो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 27.4 इतनी हीट रिलीज होगी किलो कैलोरी। क्लियर है? ये था अपना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बताना, उनको मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा, या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।